हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरा एक दूसरा वीडियो, मेरा जो यूट्यूब चैनल है माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, ये वीडियो के दौरान हम लोग एमएमआर 1961 रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी जितना भी डीजीएमएस एग्जामिनेशन है, मेड से लेके फर्स्ट क्लास तक, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली फॉरमेन या मेड के लिए है, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग को मेरा गुजारिश है कि आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखें, ताकि एमएमआर रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर इज डिस्कस्ड इन व्हिच रेगुलेशन। दोस्तों, जैसे आप लोग को मैं हमेशा बताया हूँ कि कंटेंट जितना इम्पोर्टेंट है रेगुलेशन में और रूल में, माइनिंग एक्ट में भी, उससे भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में कि उसका नंबर याद रखना कि कौन सा रेगुलेशन या कौन सा सेक्शन या कौन सा रूल में ये प्रोविज़न है। तो उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर किस रेगुलेशन में डिस्कस किया गया है। रेगुलेशन 109, 129, 126, 127। तो इसका सही आंसर क्या है? रेगुलेशन 127, 127। तो 127 में डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर के बारे में क्या डिस्कस किया गया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर माइन वर्किंग के पास रिवर, कोई सरफेस रिजर्वर, कोई लेक या कोई बड़ा कैनाल या टैंक, उस टाइप का कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे सरफेस वाटर फ्लो हो रहा है, तो उस रिवर से या कैनाल से या लेक से या सरफेस रिजर्वर से 15 मीटर डिस्टेंस के अंदर हमको कोई भी माइन वर्किंग करने के लिए अलाउ नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर माइंस के पास एक रिवर है तो उसका जो बैंक है रिवर का, उसका बैंक से या कैनाल से या सरफेस रिजर्वर से 15 मीटर डिस्टेंस के अंदर हम कोई भी माइन वर्किंग कर नहीं सकते। ये चीज़ डिस्कस किया गया है रेगुलेशन 127 में। उसमें और एक भी प्रोविज़न है, अगर हम चाहते हैं कि नदी के या तालाब के, ये जो लेक के या रिजर्वर का 15 मीटर डिस्टेंस के अंदर हम काम करना चाहते हैं, तो पहले हमको परमिशन लेना पड़ेगा अप्लाई करके। तो उस एप्लीकेशन में, जो परमिशन के लिए हम एप्लीकेशन डालेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ उसमें ऐड रहेगा या क्या क्या चीज़ उसको हम अनेक्सर के हिसाब से जोड़ेंगे, अकम्पनी करेंगे उस एप्लीकेशन के साथ। क्या क्या उसमें जोड़ेंगे कि 2 कॉपी एक प्लान और सेक्शन बनाएंगे कि एग्जिस्टिंग माइन पोजीशन कहाँ है। हमारा जो अभी काम चल रहा है वो काम का जो पोजीशन है इन रिलेशन टू दैट रिवर, उस रिवर का कितना दूरी के अंदर हमारा फिलहाल जो काम चल रहा है एग्जिस्टिंग पोजीशन, वो तो डेफिनेटली 15 मीटर का बाहर ही होगा। तो कहाँ है उसका पोजीशन, कहाँ है, उसको दिखाते हुए एक प्लान और सेक्शन बनाएंगे जिसका 2 कॉपी हमको सबमिट करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन के साथ। और उसके साथ साथ जो प्रपोज्ड लेआउट ऑफ वर्किंग है कि अगर हमको परमिशन मिल जाए, हम 15 मीटर डिस्टेंस के अंदर काम करेंगे, तो हमारा प्रपोजल क्या रहेगा, कहाँ पे काम करेंगे, कितना डिस्टेंस तक काम करेंगे, वो सब डिटेल्स भी उसमें हमको दिखाना पड़ेगा वो प्लान और सेक्शन में। दूसरा चीज़ है कि डेप्थ ऑफ वर्किंग फ्रॉम द सरफेस, हम जो सरफेस से कितना डेप्थ के अंदर काम करेंगे, हमारा डीप कितना होगा। और नेक्स्ट 4th चीज़ है कि जितना भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, जैसे फॉल्ट हो गया, फोल्ड हो गया, उसमें अगर उस एरिया मतलब 15 मीटर
डिस्टेंस के अंदर जो जितना भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है उसको भी वो प्लान सेक्शन में हमको शो करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के साथ इतना सारे चीज़ को हमको अकम्पानी करके भेजना पड़ेगा। तो ये सब प्रोविज़न है रेगुलेशन 127 है 127 में। तो दोस्तों जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं तो इस टाइप का उसको आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि खाली एक क्वेश्चन देख लिए कि हमारा जो डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर कितना नंबर रेगुलेशन है 127, नहीं 127 में क्या क्या और प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए जितने चीज़ वो सारे चीज़ रेगुलेशन 127 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is not a tool to be used by a blaster as per MMR? MMR के हिसाब से इनमें से कौन सा जो टूल है वो ब्लास्टर यूज करने के लिए नहीं बोला गया है, रेगुलेशन में डिस्कस नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसके ऊपर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही कि क्या कौन सा टूल्स ब्लास्टर यूज नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले आपका दिमाग में यह आना चाहिए कि ये कौन सा रेगुलेशन में ये प्रोविज़न है, क्योंकि ये MMR रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ऐसा जनरल क्वेश्चन होता तो छोड़ देते कि ठीक है हमको खाली आंसर देखना है, नहीं आंसर तो देखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये कौन सा रेगुलेशन का प्रोविज़न है। तो दोस्तों ये रेगुलेशन 161 का प्रोविज़न है, शॉर्ट फायरिंग टूल्स। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 2-3 क्वेश्चन का और आंसर का भी तैयारी कर रहे हैं। तो शॉर्ट फायरिंग टूल्स डिस्कस कहाँ किया गया है, रेगुलेशन 161 में। ठीक है, तो ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। मेटालिक रॉड फॉर स्टेमिंग, क्रिम्पर, स्क्रैपर, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है, ये तो बहुत ईजी है। इसका सही आंसर है मेटालिक रॉड फॉर स्टेमिंग। मेटालिक रॉड फॉर स्टेमिंग ये एक शॉर्ट फायरिंग टूल्स नहीं है। क्या है, स्टेमिंग के लिए हमेशा हमको वुड से बना हुआ टूल यूज करना चाहिए, यानी जो काठ का लकड़ी का टूल ही हम यूज करेंगे स्टेमिंग पर्पज़ के लिए। कोई भी मेटालिक चीज़ यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेटालिक चीज़ को अगर हम लोग यूज करते हैं तो इनिशिएशन होने का प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए रेगुलेशन 161 में जो टूल्स टू बी यूज्ड बाय ब्लास्टर में क्या क्या है, पहला तो है जो स्टेमिंग के लिए जो स्टेमिंग रॉड है वो वुड का बना होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। दूसरा चीज़ है स्क्रैपर, मेड ऑफ ब्रास और वुड, स्क्रैपर जो ब्लास्टिंग होल को क्लीन करने के लिए। तीसरा है नाइफ फॉर कटिंग फ्यूजेस, अगर पहले सेफ्टी फ्यूज यूज होता था तो उसको काटने के लिए एक छुरा जो होता है ना, छुरी, नाइफ। ठीक है, और क्रिम्पर, क्रिम्पर का क्यों यूज किया जाता है, क्रिम्पर का यूज होता है जैसे क्लिप टाइप का, हम जो कैटरीज में इसको बांधते हैं, डीएफ को बांधते हैं या सेफ्टी फ्यूज को बांधते हैं, तो उसको टाइट रखने के लिए क्रिम्पर का यूज होता है। प्रिकर मेड ऑफ वुड और एनी नॉन फेरस मेटल, प्रिकर यूज क्यों करते हैं कि कैटरीज में होल करके इंसर्ट करने के लिए डेटोनेटर को, तो डेटोनेटर को इंसर्ट करने के लिए कैटरीज के अंदर प्रिकर को यूज करने के बात हुआ है रेगुलेशन 161 में। और एक आखिरी है इलेक्ट्रिक लैंप, सुइटेबल इलेक्ट्रिक लैंप और टॉर्च बोल सकते हैं, जो कि होल का अंदर देखने के लिए कहीं पे फंसा तो नहीं है, कोई चिप्स कोई फंसा तो नहीं, तो क्या होगा कि कैटरीज अंदर घुसेगा नहीं, आधा में रह जाएगा, हमको लगेगा नहीं फुल हो गया है, या फिर वाटरी होल्स है कि नहीं वो पता करने के लिए हम जो होल का अंदर देखने के लिए अच्छे से देख पाएंगे, इसलिए टॉर्च का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा जो शॉर्ट फायरिंग टूल्स है ये रेगुलेशन 161 में डिस्कस किया गया है, और इनमें से ये जो ऑप्शन ए हमारा है मेटालिक रॉड, ये नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमिशन फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव नियर माइन एंट्रेंस इज गिवन बाय डैश। कौन परमिशन दे सकता है कि माइंस एंट्रेंस में हम एक्सप्लोसिव को टेम्पररी स्टोरेज कर सकते हैं, कौन दे सकता है परमिशन? माइंस मैनेजर, ओनर, एजेंट और मैनेजर, CIM ओनली, RIM ओनली, कौन परमिशन दे सकता है? ये उसका सही आंसर है RIM, जो कि ऑप्शन डी में है। दोस्तों ये प्रोविज़न कहाँ लिखा गया है? ये प्रोविज़न लिखा गया है रेगुलेशन 154 में, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इसमें हम और एक क्वेश्चन भी
सॉल्व किए कि स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव कौन सा रेगुलेशन में, रेगुलेशन 154 में। ठीक है, RIM ही हमको परमिशन दे सकते हैं कि माइंस एंट्रेंस में हम टेम्पररी स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे मीन्स ए रेलवे आज डिफाइंड इन द इंडियन रेलवे एक्ट डैश। ठीक है, कौन सा जो रेलवे का डेफिनेशन कहाँ लिखा गया है, रेगुलेशन 2 में। जितना भी रेगुलेशन 2 के अंदर डेफिनेशन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेगुलेशन 2 को आपको पूरा याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, तो सब इम्पोर्टेंट है वहाँ, उसी में ही ये चीज़ लिखा गया है कि रेलवे मीन्स रेलवे आज डिफाइंड इंडियन रेलवे एक्ट जो है कौन सा साल में वो हुआ था, ये ऑप्शन डी है 1890 1890 महीने में। जैसे माइंस एक्ट 1952, मेटल फेरस माइंस रेगुलेशन 1961, उसी तरह माइन रूल 1955, उस टाइप का इंडियन रेलवे एक्ट 1890। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अलुवियल द हाइट ऑफ द बेंच शाल नॉट एक्सीड डैश। अलुवियल सॉइल अगर है, अलुवियल सॉइल में बेंच का हाइट किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पहले तो हम इसका ऑप्शन की तरफ जाएंगे, आंसर की तरफ जाएंगे। पहले ये कौन सा रेगुलेशन का प्रोविज़न है, ये रेगुलेशन 106 जो ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में डिस्कस किया गया है, उसी का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस किया गया है, पहले इसका आंसर कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे डिटेल में रेगुलेशन 106 को। अलुवियल सॉइल में बेंच का हाइट कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। अलुवियल सॉइल या मोरूम ग्रावेल उस टाइप का जितना मटेरियल है उसमें बेंच हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ये रेगुलेशन 106 का प्रोविज़न है। और क्या क्या चीज़ उसमें लिखा गया है इन डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं 106 को। 106 में सिर्फ ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में बात किया गया है। उसमें जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अलुवियल सॉइल, मोरूम, ग्रावेल, इस सब चीज़ में बेंच हाइट 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। और उसका जो स्लोप होगा, जो बेंच का स्लोप होगा, वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें दो क्वेश्चन क्या है, हाइट होगा 1.5 मीटर से कम यानी कि मैक्सिमम 1.5 मीटर, और जो उसका स्लोप है 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम स्लोप हो सकता है 45 डिग्री। और क्या चीज़ डिस्कस किया गया है, अगर फ्लोट या अदर सिमिलर टाइप का डिपॉजिट जो कि मीडियम सॉफ्ट रॉक है, अलुवियल सॉइल, मोरूम जो है वो सॉफ्ट रॉक हो गया, क्ले टाइप का मटेरियल हो गया, और जो फ्लोट और अदर सिमिलर डिपॉजिट है जो उसको बोल सकते हैं मीडियम टू मतलब सॉफ्ट टू मीडियम टाइप का जो रॉक है उसमें बेंच हाइट 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। और जो स्लोप है, साइड का जो स्लोप है वो 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होगा। उसमें कितना था, अलुवियल मोरूम ग्रावेल में 1.5 मीटर हाइट, 45 मीटर हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम स्लोप। इसमें क्या है, जो फ्लोट और अदर सिमिलर टाइप डिपॉजिट में 6 मीटर मैक्सिमम हाइट और 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल होगा उसका स्लोप मैक्सिमम। ठीक है, और एक चीज़ है जो कंपैरेटिवली हार्ड रॉक है, जो कॉम्पैक्ट रॉक है, उसमें बेंच हाइट अप टू 7.5 मीटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन विड्थ कितना होगा, 6 मीटर से कम नहीं होगा दोस्तों। जैसे उसके बाद फिर सर्कुलर में बेंच हाइट विड्थ कितना होगा, वो बाद में तो सर्कुलर आया है, लेकिन जो रेगुलेशन 106 का प्रोविज़न यही है। ठीक है, जो अलुवियल सॉइल सॉफ्ट रॉक है, मोरूम ग्रावेल टाइप का, क्ले टाइप का रॉक है, उसमें 1.5 मीटर हाइट, 45 मीटर एंगल ऑफ स्लोप। जो फ्लोट और अदर सिमिलर डिपॉजिट उसमें 6 मीटर मैक्सिमम बेंच हाइट और 60 डिग्री होगा उसका स्लोप मैक्सिमम। और जो कंपैरेटिवली हार्ड रॉक या कॉम्पैक्ट रॉक जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम बेंच हाइट हो सकता है 7.5 मीटर और बेंच हाइट 6 मीटर से कम नहीं होगा। ये 1062A में ही प्रोविज़न है। 1062B में प्रोविज़न है, अगर आप डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का यूज कर रहे हैं, तो आपको
एक प्रपोज टू वर्किंग के लिए एक परमिशन लेना पड़ेगा CIM एंड RIM से। और जब ये आप चाहते हैं कि आप डीप होल सिस्टम फॉलो करके माइन वर्किंग करेंगे, उसका 60 दिन पहले 60 डेज बिफोर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हम ये चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम, ये हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी यूज करना चाहते हैं, आप हमको परमिशन दीजिए। तो वो एक परमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्किंग परमिशन इसको बोला जाता है, ये इसका प्रोविज़न है 1062B में, ठीक है। 106 इसको भी बोलते हैं, 1 क्योंकि 0 को नॉट प्रोनाउंस करते हैं इसलिए 106 बोलते हैं, वो एक्चुअली 106 है, ठीक है। तो 106 में और क्या प्रोविज़न है कि कोई भी बेंच का एज से, ठीक है, और साइड ऑफ एक्सकवेशन से 3 मीटर डिस्टेंस दूरी तक कोई ट्री, लूज स्टोन, डेब्रिज ये सब नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि बेंच का एज से हम कितना मीटर दूरी तक कोई भी लूज स्टोन, डेब्रिज, ट्री ये सब नहीं रहेंगे, 3 मीटर, ठीक है। तो ये सब प्रोविज़न 106 में है जो कि ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में बात किया है, और इसी का रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 5 है आया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो पर्सन आर लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेड इन एनी ओपन कास्ट वर्किंग और विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू ए माइन। ये क्या बोल रहा है कि मतलब माइंस एंट्रेंस का कितना डिस्टेंस के अंदर कोई आदमी ना खुद आग लगाएगा ना दूसरों को आग लगाने का परमिशन देगा। ये कितना डिस्टेंस है माइन वर्किंग से, ठीक है। तो ये कौन सा रेगुलेशन में है, कौन सा रेगुलेशन का प्रोविज़न है, ये रेगुलेशन 119 का प्रोविज़न है, रेगुलेशन 119 जो प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि माइंस एंट्रेंस का 15 मीटर डिस्टेंस के अंदर कोई भी आदमी ना खुद आग लगाएगा ना दूसरा किसी को आग लगाने को परमिशन देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 मीटर, 15 मीटर। तो इसी टाइप्स का आपको रेगुलेशन नंबर भी याद रखना पड़ेगा, वैसे ही याद रहता है, ऐसे रट्टा मारने से कभी याद नहीं रहेगा। चीज़ों को समझने से आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर 119 इस टाइप का, ठीक है। और सिस्टमेटिकली मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक आप सिक्वेंशियली पढ़ेंगे ना, सब सजा हुआ है कि आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा, आपको याद भी नहीं आ रहा है ना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इतना से इतना रेगुलेशन के अंदर ये ज़रूर होगा, और ऑप्शन दे के आप तुरंत उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एवरी प्लान शैल शो ए स्केल ऑफ प्लान एटलीस्ट डैश लॉन्ग। जो माइन प्लान हम बनाएंगे, एवरी प्लान शैल शो ए स्केल ऑफ एटलीस्ट डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। ये रेगुलेशन 60 का प्रोविज़न है, जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान एंड सेक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको खाली इसमें ध्यान देना पड़ेगा उसके यूनिट जो है। देखिए ऑप्शन ए पे भी 25 है, आप खाली 25 याद रख के अगर जाएंगे तो 25 देख के ही तुरंत ऑप्शन ए लगा देंगे, वो गलत होगा। 25 सेंटीमीटर CM, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी लोग गलती करते हैं, खाली 25 दे के मार देते हैं, उसके यूनिट नहीं देखते। यूनिट है सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये रेगुलेशन 60 का प्रोविज़न है। 60 में और क्या क्या है ये आप जानते हैं, और इसके आगे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे जो क्वेश्चन आएगा इस रिलेटेड उसमें इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum numbers of members in board of mining examination to conduct a business is dash। अगर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का एक मीटिंग बुलाया गया है और मिनिमम कितना मेंबर रहने से जाके मीटिंग कंडक्ट होगा और बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं कोरम। तो इसका सही आंसर तो आप जानते ही हैं, इसका सही आंसर है मिनिमम कितना, 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो ऑप्शन सी है। इसमें भी कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग में। एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के, इंक्लूडिंग मतलब जोड़ के। तो चेयरमैन को जोड़ते हुए
3 मेंबर चाहिए, मतलब चेयरमैन को काउंट करके और 2 मेंबर, तो टोटल 3 हो गए। तो 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, ये होता है कोरम बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का। और इतना आदमी रहने से जाके मीटिंग कंडक्ट होगा, नहीं तो फिर पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो ये रेगुलेशन 11 का प्रोविज़न है। रेगुलेशन 11 में क्या क्या है और एक बार इन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आप जानते हैं रेगुलेशन 11 में क्या है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन मेंबर कितना रहते हैं, टोटल 6 मेंबर। कौन कौन, जो CIM है वो खुद चेयरमैन रहते हैं, 1 मेंबर हो गया, बाकी रह गए 5। बाकी जो 5 मेंबर सभी का टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए माइनिंग फील्ड में, यानी कि वो लोग बीटेक इन माइनिंग होना चाहिए। बाकी जो 5 मेंबर रह गए, एक तो चेयरमैन हो गए जो CIM खुद है, उनको छोड़कर वो 5 रह गए। बाकी सबका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए माइनिंग में, यानी कि बीटेक इन माइनिंग होना चाहिए। और उस 5 में से एटलीस्ट 3 मेंबर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मेटालिफेरस माइंस में। बाकी 3 छोड़ने के बाद और कितना रह गए, और 2 मेंबर रह गए। उन दोनों में से मिनिमम 1 मेंबर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो बीटेक लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में माइनिंग प्रोफेसर के हिसाब से काम करना चाहिए, या फिर किसी माइनिंग रिसर्च में एंगेज होना चाहिए। तो ये है टोटल बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मेंबर के बारे में डिटेलिंग। और उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, टर्म ऑफ ऑफिस मतलब उनका जो कार्यकाल बोला जाता है कि एक बार उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो कितना साल के लिए काम करेंगे, वो 3 इयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है। और इनकेस कोई अगर 3 साल के अंदर नौकरी छोड़ देता है, रिजाइन मार देता है, कुछ भी होता है या उसका टर्मिनेशन हो जाता है, तो उनका वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जो भी ज्वाइन करेंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, जिसके बदले में जो ज्वाइन किए हैं उनका जितना बचा रहेगा, उनका जो टेन्योर उतना ही वो सर्व करेंगे, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बात बोल रहे हैं कि जो मीटिंग के बारे में, जितना भी मीटिंग होगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का सब धनबाद में होगा, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय चेयरमैन। जब तक CIM जो है वो खुद चेयरमैन है ना, जब तक वो डिसाइड नहीं करते, सभी मीटिंग कहाँ होगा, धनबाद में होगा। और उसका जो मीटिंग के बारे में जो नोटिस है कि कहाँ होगा, कब होगा, वो मिनिमम 10 दिन पहले सब मेंबर के पास पहुंचाते हैं सेक्रेटरी। अच्छा, सेक्रेटरी कौन होता है, कोई भी एक इंस्पेक्टर को CIM नॉमिनेट करते हैं कि सेक्रेटरी का, बोर्ड का सेक्रेटरी के हिसाब से, यानी कि जो सेक्रेटरी है वो बोर्ड का मेंबर नहीं है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मेंबर सेक्रेटरी नहीं होता है, वो नॉमिनेट होता है चेयरमैन के द्वारा, और चेयरमैन कौन है, खुद CIM, ठीक है। तो जितना भी मीटिंग होगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का धनबाद में होगा, और मिनिमम 10 दिन पहले, जिस दिन होना होगा मीटिंग, उसका 10 दिन पहले सभी मेंबर के पास वो चला जाता है नोटिस कि इस दिन मीटिंग है करके। और अगर इमरजेंसी का केस है, इमरजेंसी केस है, तो 2 दिन पहले भी दे सकते हैं, ठीक है। और कोरम के बारे में तो हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कि डिस्कशन कर लिए हैं कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन होता है, प्रेजेंट रहने से जाके मीटिंग होगा, नहीं तो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। इसमें और एक चीज़ है कि मान लीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि जो मीटिंग है वो फिजिकल हो गया कि आमने सामने बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, और एक पेपर सर्कुलेशन के माध्यम भी होता है। पेपर सर्कुलेशन के माध्यम मतलब यानी कि सब जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना हो सभी मेंबर को वो चीज़ भेज दिया जाएगा और सबका राय लिया जाएगा कि आपका क्या इसमें पॉइंट है, आपका क्या राय है, इसके बारे में लिख के भेजिए। ये हो गया पेपर के माध्यम से मीटिंग। तो कोई भी मीटिंग अगर पेपर के माध्यम से हो रहा है, लेकिन अगर उसका मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इसको फिजिकली ही कीजिए, पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से नहीं होगा, तो उसको कौन डिसाइड करेगा कि नहीं वो फिजिकली होगा या पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से होगा। तो इसके लिए भी एक प्रोविज़न है, अगर एटलीस्ट 2 मेंबर्स उसको मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेयरमैन को कि नहीं ये आप काइंडली इसको मतलब पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से ना करके फिजिकली मीटिंग करें, तब जाके चेयरमैन उसको एक्सेप्ट करेंगे
और वो फिजिकली मीटिंग बुला के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो भी डिसीज़न होता है वो मेजॉरिटी वोट्स के हिसाब से या मेजॉरिटी ओपिनियन के हिसाब से डिसाइड होता है। मान लीजिए एक टॉपिक आया, उसमें 2 आदमी हाँ बोले और 2 आदमी ना बोले और एक आदमी प्रेजेंट नहीं था। चेयरमैन तो ठीक है, चेयरमैन कभी डिसीजन नहीं देते, ओपिनियन नहीं देते हैं या वोट नहीं करते हैं। चेयरमैन को छोड़ के 5 मेंबर है ना, मान लीजिए एक आदमी छुट्टी में है, एब्सेंट है और 4 आदमी है, उनमें से 2 आदमी हाँ बोले जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जो आदमी ना बोले, तो किस चीज़ को माना जाएगा? ये तो इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाता है तो कास्टिंग वोट होता है या कास्टिंग ओपिनियन होता है जो चेयरमैन को होता है। फिर चेयरमैन का ओपिनियन लिया जाता है। वो चेयरमैन जिसके तरफ होंगे, हाँ के तरफ होंगे तो हाँ का मेजॉरिटी हो जाएगा, तो जो मेजॉरिटी होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इतने सारा चीज़ रेगुलेशन 11 में है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में। तो इसी टाइप का आपको तैयारी करेंगे तो रेगुलेशन नंबर भी याद रहेगा। और सिर्फ एक क्वेश्चन में हम बैठे नहीं रहेंगे, एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन बना सकते हैं और हमारा तैयारी भी तगड़ा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का आप प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल कंसेंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न डस्ट कंटेनिंग 10% ऑफ फ्री सिलिका शुड बी डैश। अगर एयरबोर्न डस्ट सर्वे में फ्री सिलिका कंटेंट हमको 10% मिला तो परमिसिबल कंसेंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न डस्ट कितना होगा? 5, 3.5, 1.5, 1.0। तो दोस्तों ये किस रिलेटेड चीज़ है? ये डस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। डस्ट के बारे में कहाँ डिस्कशन किया गया है? रेगुलेशन 124 में। रेगुलेशन 124 है प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर मैंगनीज ओर है, मैंगनीज ओर का केस में परमिसिबल डस्ट कंसेंट्रेशन फिक्स है 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। और बाकी जितना माइंस है सब का केस में उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या है? स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, लिख दे रहा हूँ। इसके बारे में काफ़ी सारा वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे स्लाइटली डिस्कस कर दे रहा हूँ। 15 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री रेस्पिरेबल सिलिका। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ फ्री रेस्पिरेबल सिलिका दिया है 10%, तो परमिसिबल डस्ट कंसेंट्रेशन कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाय 10 करने से 1.5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस टाइप का आपको निकालना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1.5। कैसे निकला? 15 डिवाइडेड बाय 10 करने से। ठीक है, तो ये रेगुलेशन 124 का प्रोविज़न है। उसमें और क्या प्रोविज़न है रेगुलेशन 124 में कि हम जब भी एयरबोर्न डस्ट सर्वे कर रहे हैं तो उसका जो जिस दिन हम सैम्पलिंग किए, सैम्पलिंग करने का 14 दिन के अंदर अंदर हमको वो सब पार्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाउंड पेज बुक में 14 दिन के अंदर। यानी कि जिस दिन सैम्पलिंग किए, सैम्पलिंग डेट से 14 दिन के अंदर अंदर हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या मिला। और उसका 24 घंटे के अंदर अंदर मैनेजर उसको काउंटर साइन करेंगे। इतना सारा प्रोविज़न है रेगुलेशन 124 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग शेल्टर कम्स अंडर व्हिच रेगुलेशन? कौन सा रेगुलेशन में टेकिंग शेल्टर के बारे में डिस्कशन किया गया है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है एमएमआर का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? रेगुलेशन नंबर आपको याद करना पड़ेगा। रेगुलेशन 164, 163 है इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग, 164 टेकिंग शेल्टर। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट जो रेगुलेशन नंबर है इसको, बाकी तो सब रेगुलेशन याद करना चाहिए आप अगर कर पा रहे हैं तो। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत इजी है रेगुलेशन नंबर, ऐसे रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है। आप उसका ट्रिक है, आप अगर बोलेंगे मैं ऐसे बोलना ठीक नहीं रहा क्योंकि हर आदमी का अलग अलग ट्रिक होता है रखने का। ये एक बार समझ जाएंगे तो आपको ज़िंदगी भर रेगुलेशन नंबर याद करने का ज़रूरत नहीं होगा। वो ठीक है, वो तुरंत आपको पता चल जाएगा कौन सा रेगुलेशन का ये है। ठीक है, तो रेगुलेशन 164 है टेकिंग शेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन शैल कैरी एनी लोड अलोंग फुटपाथ हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ डैश और मोर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये क्या बोल रहा है कि जिस रोड में हम मतलब लोड कैरी करने के लिए जिस रोड जो फुटपाथ हम यूज कर रहे हैं तो उस फुटपाथ का इंक्लिनेशन कितना होने से उसमें और कोई आदमी लोड लेके नहीं जाएगा।
ये बोल रहा है। समझ गए ना क्वेश्चन की, यानी कि जो फुटपाथ लोड लेने का पर्पज में, लोड मतलब कैरी करने के लिए पर्पज में बनाया गया है, तो उसका इंक्लिनेशन कितना डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। सीधा सीधी बात यही है। इसका आंसर तो कितना है, इसका आंसर है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये कौन सा रेगुलेशन का प्रोविज़न है, ये रेगुलेशन 118, 118, 116 है एग्जामिनेशन बाय बाइंडिंग वेट, 118 है हाँ जनरल प्रिकॉशन। जनरल प्रिकॉशन में क्या क्या चीज़ डिस्कस किया गया है। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे सेवरल आदमी काम कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 7-8 आदमी काम कर रहे हैं जिस एरिया में, एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो उस प्लेस में एक आदमी को इंचार्ज के हिसाब से हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, नॉर्म्स है कि उसका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम उसका 3 साल का एक वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उस माइंस में, ठीक है। तब जाके उसको हम इंचार्ज के हिसाब से घोषित करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो फुटपाथ है हमारा, जो वॉकिंग पर्पज़ के लिए जो फुटपाथ बनाया जाता है, उसका विड्थ 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1.5, और हाइट 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन, ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। 1.8 मीटर से ज़्यादा आने से वर्किंग एट हाइट वाला क्लॉज लागू हो जाता है। तो फुटपाथ का मिनिमम विड्थ है 1.5 मीटर और हाइट 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है उसका इंक्लिनेशन, उस रोड में कोई आदमी लोड लेके नहीं जाएगा, जो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसमें क्या और प्रोविज़न है कि जो फुटपाथ कैरिंग लोड पर्पज में यूज हो रहा है उसका विड्थ 1 मीटर से कम नहीं होगा। दोस्तों इसमें आपका एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि जब वॉकिंग पर्पज में मिनिमम विड्थ है फुटपाथ का 1.5 मीटर, और जो लोड कैरिंग का केस में तो ज़्यादा होना चाहिए विड्थ, उसमें 1 मीटर मिनिमम क्यों बोल रहा है, ये तो एक कन्फ्यूजन है दोस्तों। इसीलिए बनाया गया है। इसका भी मतलब क्या रूट का नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसका जस्टिफिकेशन ये है कि जो फुटपाथ कैरिंग लोड पर्पज में बनाया जाता है वो सिर्फ वन वे होता है, यानी कि जिस साइड में लोड लेके जाते हैं उधर उसका अपोजिट साइड से कोई जाना आना नहीं कर पाता है, नहीं करते हैं, वो सिर्फ उस एरिया में खाली लोड जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन जो वॉकिंग पर्पज में फुटपाथ बनाया जाता है उसी रोड में लोग जाते हैं आते हैं, तो उसके लिए उसका विड्थ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो कैरिंग पर्पज में वो सिर्फ 1 वे होता है, उधर जाना है तो सिर्फ जाओ, उधर से कोई मत आओ, उधर से अपोजिट साइड से। तो इसलिए कैरिंग लोड वाला फुटपाथ का मिनिमम विड्थ है 1 मीटर। इसमें भी बोला है अगर उसका इंक्लिनेशन 15 डिग्री से ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल से, कैरिंग लोड पर्पज वाला फुटपाथ का, ठीक है, इंक्लिनेशन यानी मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो स्लोप बोल सकते हैं, उसका जो 15 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल का से, अगर 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे स्टेप का प्रोविज़न करना पड़ेगा। स्टेप यानी कि जैसे हम लोग स्टेयरकेस चढ़ते हैं ना, जो स्टेप उसमें, और स्टेप्स का वर्टिकल हाइट 0.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, और उसका एज टू बैक का जो डिस्टेंस 0.35 मीटर से कम नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एक स्मूथ राइडिंग आदमी कर सकता है। अगर देखेंगे कुछ स्टेयरकेस ऐसा होता है कि वहाँ चढ़ने में पैर अपना पाँव भी नहीं आता है उसमें, और आदमी गिरने का चांस होता है। इसीलिए उसका जो वर्टिकल हाइट अगर ज़्यादा कर देंगे भी दिक्कत होगा, आदमी उसमें लोड लेके जाएगा, तो उसका वर्टिकल हाइट मैक्सिमम 0.2 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो उसका एज से बैक तक जो डिस्टेंस है 0.35 मीटर से कम नहीं होगा। जितना डिस्टेंस होगा उतना इजी होगा चढ़ने के लिए। तो ये सब प्रोविज़न रेगुलेशन 118 में है, जो जनरल प्रिकॉशन में, ठीक है। तो उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान एंड सेक्शन एज पर रेगुलेशन 60। रेगुलेशन 60 का अगर हम बात करेंगे, पहले भी एक बार एक क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे, उसमें क्या क्या चीज़ जनरल रिक्वायरमेंट था। पहला तो था माइंस का नाम लिखना है, माइंस का ओनर कौन है वो मेंशन करना है, और किस पर्पज के लिए प्लान और सेक्शन बनाया रहा है, ये 3 चीज़ हमको मेंशन करना पड़ेगा। माइंस का नाम, ओनर का नाम, और पर्पज फॉर विच द प्लान एंड सेक्शन इज प्रिपेयर्ड। किस पर्पज में, ये अंडरग्राउंड वाटर डेंजर प्लान है या सरफेस प्लान है या जियोलॉजिकल प्लान है, क्या है वो, किस पर्पज के लिए बनाया गया है, ये तीनों चीज़। नेक्स्ट है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन,
और उसका डेट, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन उसमें शो करना पड़ेगा। और क्या बोला है कि एक स्केल ऑफ प्लान एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सुइटेबली सब डिवाइडेड। जो प्लान का स्केल हम दिखाएंगे उसका मिनिमम लेंथ होगा 25 सेंटीमीटर और वो सुइटेबली सब डिवाइडेड होगा। जैसे स्केल में होता है ना कि 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में फिर सब डिवाइड होता है, उस टाइप का। और आरएफ का बात करेंगे तो ओपन कास्ट माइंस के लिए 2000:1 ये आरएफ हमको उसमें बनाना है प्लान या सेक्शन को। और नेक्स्ट ही उसमें भी और दो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेगुलेशन 60 में कि जो सेकेंड शेड्यूल में जो कन्वेंशन है उसको हम यूज करेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सेक्शन। जैसे जितना फॉर्म है सब फर्स्ट शेड्यूल में, फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 6 तक सब शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में है। और सेकेंड शेड्यूल में उसका जो कन्वेंशंस है, कन्वेंशंस क्या क्या है, जैसे डाइक का कलर ब्राउन होगा, फॉल्ट प्लेन का कलर ग्रीन होगा, बेंचमार्क का ब्लैक होगा। मतलब कौन किस पर्पज के लिए कौन सा कलर हम यूज करेंगे वो उसको बोलते हैं कन्वेंशंस। वो सेकेंड शेड्यूल में जो एमएमआर बुक के दिया गया है उसको यूज करते हुए प्लान एंड सेक्शन बनाएंगे। और ओपन कास्ट माइंस के लिए प्लान एंड सेक्शन हैव टू बी अपडेटेड वंस इन एवरी 12 मंथ्स। प्लान एंड सेक्शन ओपन कास्ट माइंस का हर 12 महीना में यानी कि 1 साल में एक बार अपडेटेड करने का प्रोविज़न है रेगुलेशन 60 में। इसमें कुछ दोस्तों का दिमाग में ये भी आ रहा होगा, हमारे माइंस में तो हमारा तो इतना बड़ा माइंस है, हम खुद देख रहे हैं कि ये तो क्वार्टरली होता है हमारा प्लान सेक्शंस अपडेटेड। यहाँ आप बोल रहे हैं कि 12 महीने में यानी 1 साल में अपडेटेड करने के लिए, क्यों ऐसे होता है? उसके पीछे उसका जस्टिफिकेशन ये है कि ये जो प्रोविज़न है ये डीजीएमएस का प्रोविज़न है कि 12 मंथ्स में प्लान एंड सेक्शन को अपडेट करना है ओपन कास्ट माइंस में। लेकिन आईबीएम का गाइडलाइन अगर हम पढ़ेंगे, आईबीएम क्या क्या है कि सभी माइंस को कैटेगरी किया है, कैटेगरी ए माइंस, कैटेगरी बी माइंस, कैटेगरी सी माइंस, इस टाइप का कैटेगरी किया है एरिया, जो लीज एरिया के हिसाब से। तो जो जितना माइंस कैटेगरी ए में आते हैं वो सबको क्वार्टरली अपडेटेड करने के लिए गाइडलाइन है आईबीएम है। तो अगर हम लोग 12 महीने में एक बार अपडेटेड करते हैं डीजीएमएस का एमएमआर को फॉलो करते हुए, तो डीजीएमएस का गाइडलाइन तो हम लोग फुलफिल कर लिए, लेकिन आईबीएम को वायोलेट कर लिए। लेकिन अगर आईबीएम के हिसाब से क्वार्टरली यानी कि 3 महीना में हम लोग अगर अपडेटेड करते हैं तो कोई नुकसान नहीं, ना डीजीएमएस को वायोलेट किए ना आईबीएम को किए, दोनों खुश। क्योंकि मतलब एटलीस्ट 12 मंथ्स वंस इन 12 मंथ लिखा गया है, यानी कि 12 महीने में एक बार आपको करना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उससे अगर कम पीरियड में हम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? तो इसीलिए 3 महीने में करते हैं। लेकिन अगर क्योंकि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं डीजीएमएस के रूल के हिसाब से ना, तो डीजीएमएस जो बोला है वही हमको एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि आईबीएम तो एग्ज़ाम करवा नहीं रहा है। तो इसलिए ओपन कास्ट माइंस में 12 महीने में एक बार प्लान एंड सेक्शन अपडेटेड होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी होगा। जो एवरी सरफेस पिक्चर्स विद इन द माइन बाउंड्री, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब सरफेस प्लान का रिक्वायरमेंट है। जनरल रिक्वायरमेंट जो रेगुलेशन 60 है उसमें ये मेंशन नहीं हुआ है। ये सरफेस पिक्चर्स स्पेशली सरफेस प्लान का ये रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रेगुलेशन 60 के हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट है ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि हमको चूज क्या करना था कि रेगुलेशन 60 के हिसाब से कौन सा एक जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरल रिक्वायरमेंट मतलब चाहे किसी भी टाइप का प्लान या सेक्शन ना हो, सब में ये सब चीज़ रहेगा। जैसे RF 2000:1, 25 सेंटीमीटर का स्केल, ये सब ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक मेरिडियन, नेम ऑफ द माइन, नेम ऑफ द ऑनर, पर्पज ऑफ द प्लान एंड सेक्शन, ये सब जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि सभी प्लान सेक्शन में इसको हमको रखना ही रखना है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट एन ऑर्डर इशूड बाय एन इंस्पेक्टर अपील्स में लाइज विद इन डैश डेज ऑफ रिसीट ऑफ द सेम। अगर एन इंस्पेक्टर कुछ ऑर्डर इशू किए हैं और इसमें ऑनर एजेंट मैनेजर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो उस ऑर्डर का अगेंस्ट में हम अपील किसको करेंगे? CIM को करेंगे, यानी कि जो धनबाद में जो DGMS बैठते हैं उनको करेंगे इंस्पेक्टर का नोटिस के अगेंस्ट में अपील। और कितने दिन के अंदर करेंगे? ये
ऑप्शन ए 15 दिन के अंदर। इसी रिलेटेड और एक भी क्वेश्चन है, अगर CIM खुद एक ऑर्डर इशू किए हैं और ऑनर एजेंट मैनेजर उसमें सहमत हो नहीं पा रहे हैं तो किसको अपील करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे। कितना दिन के अंदर? 20 डेज के अंदर। तो ये चीज़ को आपको याद रखने के लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर बड़ा है कि CIM बड़ा है? इंस्पेक्टर है क्या सबऑर्डिनेट, CIM है चीफ। तो अगर इंस्पेक्टर का ऑर्डर का अगेंस्ट में अपील कर रहे हैं तो CIM को करेंगे 15 दिन के अंदर। CIM का ऑर्डर का अगेंस्ट अगर अपील करेंगे किसको करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे 20 दिन के अंदर। तो इस टाइप का अगर याद रखेंगे तो हमेशा याद रह जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा 15 कौन सा है 20 कौन सा है। इंस्पेक्टर का अगेंस्ट, उनका अगेंस्ट में नहीं, उनका ऑर्डर का अगेंस्ट में अगर अपील कर रहे हैं CIM को करेंगे 15 दिन के अंदर। CIM का ऑर्डर का अगेंस्ट में अपील कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे 20 दिन के अंदर। ठीक है, ये सब प्रोविजन है। नेक्स्ट रेगुलर क्वेश्चन नंबर 14 कि नो वर्किंग शैल बी मेड एट एनी स्पॉट लाइंग विद इन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर कैनाल। ये तो हम डिस्कस कर लिए हैं रेगुलेशन कितना 120 कितना 7 में। सरफेस वाटर अभी डिस्कस किए थे ना, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर रेगुलेशन 127 में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 15 मीटर। कि रिवर का 15 मीटर डिस्टेंस में कोई काम करना नहीं है। ठीक है, 15 मीटर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फ्लोट और सिमिलर डिपॉजिट, ये तो अभी डिस्कस किए जस्ट। ठीक है, एक बार पढ़ लेता हूँ कि फ्लोट और सिमिलर डिपॉजिट का केस में उसका जो स्लोप एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री नहीं होगा, तो इससे कितना डिग्री अभी डिस्कस किए 60 डिग्री। ये कौन सा रेगुलेशन में? रेगुलेशन 106 ओपन कास्ट वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस कंटूर लाइन शैल बी ड्रॉन एट वर्टिकल इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग डैश इन केस ऑफ माइन वेयर देयर इज नो बिलो ग्राउंड वर्किंग। नो बिलो ग्राउंड वर्किंग मतलब ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग का केस में सरफेस कंटूर लाइन के बीच में जो सरफेस कंटूर लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसका वर्टिकल इंटरवल कितना होगा? इसको दोस्तों याद रखिए, ओपन कास्ट का केस में 10 मीटर और अंडरग्राउंड का केस में 5 मीटर। ठीक है, सरफेस कंटूर लाइन क्या है उसके बारे में बात करेंगे क्या? लेट हो जाएगा, छोड़िए, उनको बोलेंगे तो दूसरा किसी वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। तो इसको आप याद रखिए कि सरफेस कंटूर लाइन जो होता है अगर ओपन कास्ट माइंस है तो वर्टिकल इंटरवल हमको रखना है 10 मीटर। अगर बिलो ग्राउंड वर्किंग है यानी कि अंडरग्राउंड वर्किंग है तो 5 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपी ऑफ फॉर्म 6 shall be placed at notice board for a period not less than dash। ये कौन क्या फॉर्म 6 क्या है? कॉन्ट्रावेंशन पॉइंटेड आउट बाय इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर। जो कॉन्ट्रावेंशन पॉइंटेड आउट करते हैं ना चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, वो फॉर्म 6 में हमको देते हैं। ये कौन सा रेगुलेशन का प्रोविजन है? रेगुलेशन 108A पॉइंटिंग आउट कॉन्ट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। फॉर्म 6 में देते हैं। तो ये इसके बारे में प्रोविज़न है कि जो फॉर्म 6 हमको इशू करते हैं इसको जब इशू किए उसका 3 दिन के अंदर नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करना है। और नोटिस बोर्ड में ये मिनिमम कितना दिन के लिए रहेगा? 15 दिन के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। क्या समझे ना कि जो नोटिस हमको इशू हुआ है इंस्पेक्टर के द्वारा फॉर्म 6 में, जो जिस दिन इशू किए उसका 3 दिन के अंदर हमको इसको डिस्प्ले करना है नोटिस बोर्ड में। और ये मिनिमम नोटिस बोर्ड में कितना दिन रहेगा? 15 दिन तक नोटिस बोर्ड में रहेगा लेजिबल कंडीशन में। ठीक है, जैसे पानी नहीं हो रहेगा, कोई फाड़ नहीं देगा उस टाइप का। ठीक है, ये इसका सही आंसर है 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें और एक क्वेश्चन में है कि कितना दिन के अंदर नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करना है? 3 दिन के अंदर, और 15 दिन तक ये नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले होकर रहेगा। ठीक है, लेजिबल कंडीशन में। क्वेश्चन 18, नो वर्किंग शैल बी मेड एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर ऑफ एनी डैश। क्या है ये कि ये कौन सा रेगुलेशन का क्वेश्चन है? पहले वो मतलब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसका आंसर देना सहज हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 45 मीटर डिस्टेंस के अंदर, किससे 45 मीटर डिस्टेंस के अंदर हम कोई भी काम नहीं करेंगे।
ये कहाँ पे लिखा है? ये रेगुलेशन 109 में लिखा है, वर्किंग अंडर रेलवेज रोड एक्सेट्रा में, ठीक है। तो इसमें लिखा है, इसमें सही आंसर बता देता हूँ तो मेरे को समझाने में मतलब इजी होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन एफ। ऑप्शन एफ में जो ओनली ए सी डी दिया है, यानी कि बी जो है गलत है, हॉल रोड लिखा गया है। तो पब्लिक रोड, रेलवे और जो परमानेंट स्ट्रक्चर डॉट जो नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर है, उसका 45 मीटर दूरी के अंदर अंदर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए परमिशन ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है किस किस चीज़ का 45 मीटर दूरी के अंदर हम काम नहीं कर सकते। तो इसमें हॉल रोड एक डाल दिया है, तो हॉल रोड का 45 मीटर अंदर काम नहीं करेंगे क्या? तो कहाँ काम करेंगे? हॉल रोड तो माइंस का अंदर काफ़ी जगह पे है, तो इसलिए गलत है, हॉल रोड नहीं है। बाकी जो पब्लिक रोड, रेलवे और परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर, उसका 45 मीटर दूरी के अंदर हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेगुलेशन का किसका प्रोविजन? रेगुलेशन 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंक्लिनेशन ऑफ फुटपाथ फॉर कैरिंग लोड एक्सीड्स 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हाइट्स ऑफ स्टेप डज नॉट एक्सीड। ये तो अभी डिस्कस किए, जनरल प्रिकॉशन में अभी डिस्कस किए ना, कि जो कैरी करने के लिए जो फुटपाथ उसका बारे में, जो पैदल चलने के लिए, वॉकिंग के लिए जो फुटपाथ, उसके बारे में इन डिटेल में अभी डिस्कशन किए। उसका रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर इंक्लिनेशन अगर 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हाँ, जो स्टेप्स का वर्टिकल हाइट कितना होगा? इसका कितना होगा? 0.2 मीटर। ये कौन सा रेगुलेशन का प्रोविज़न है? क्या हो गया? इसका रेगुलेशन नंबर 118 है, जनरल प्रिकॉशन, ठीक है। अभी डिस्कस किए हैं और दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, apparatus अंडर प्रेशर। ये तो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी वीडियो में भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रेगुलेशन 173, इसमें क्या प्रोविज़न है? रेगुलेशन 173 में apparatus अंडर प्रेशर, इसमें है कि जब भी हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे किसी भी मतलब प्रेशर वेसल का, तो 1.5 टाइम्स उसका जो परमिसिबल वर्किंग प्रेशर का 1.5 टाइम्स में हम उसको टेस्ट करेंगे, हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमएमआर रिलेटेड। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेट से लेके फर्स्ट क्लास तक। तो आप लोग इस टाइप का अगर वीडियो देखना चाहते हैं, एक्ट का, रूल का, सर्कुलर का, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इलेक्ट्रिसिटी रूल का, तो वीटी रूल का, क्रेच रूल का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके ऊपर अगर आपका कमेंट आया तो मैं ज़रूर उसको अपलोड करूँगा। इसी के साथ फिर दोबारा आपको बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, खाली वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तब जाके मेरा जब भी मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास पहुँचेगा। इसी के साथ विदाई लेता हूँ और एक नया वीडियो के साथ फिर लौटूंगा बहुत जल्दी।